हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों का एग्ज़ाम ट्यूब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम जो है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। और इस सीरीज को शुरू करने से पहले हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं, ताकि जो भी आगे वीडियो वन बाय वन आएगा तो उसको पढ़ने में हमें आसानी होगी। और हम इस मध्यकालीन इतिहास को बड़े ही सरल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इतिहास जो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शासकों के नाम आते हैं। जैसे मध्यकालीन हो गया, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, वैश्विक विश्व का भूगोल हो गया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इतने सारे नाम आते हैं और सभी नामों को हमें याद करना होता है और बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी तो उसमें सन भी हम जो है कि आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। तो हम वही सारे जो है कि कुछ तरीके आज समझेंगे, किस तरीके से चीज़ों को याद करना है। और हम पढ़ाई को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, यानी एकीकृत करके उसको पढ़ेंगे। जैसे आप भूगोल अगर पढ़ रहे हो तो उस भूगोल में जितने भी पर्वत, पहाड़, नदियां हैं, तो उसकी क्या विशेषता या क्या भूमिका जो है कि इतिहास में हमको देखने को मिलती है। तो जैसे जो आरंभिक आक्रमणकारी थे, तो वे किस तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं, तो हम उसकी भौगोलिक संरचना के बारे में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी हम मैप का प्रयोग करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें बहुत ही आसान होंगी और बहुत ही आपको इंटरेस्ट इसमें आपको जगेगा। और यकीन मानिए, आप जब इसको पढ़ोगे तो आप खुद जो है कि आप प्रयास करोगे कि मैं और अधिक इसमें जानने का प्रयास करूं। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। एक तो है पूर्व मध्यकाल, जो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में है, और उत्तर मध्यकाल जो 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में भारत में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, पहले पूर्व मध्यकाल में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हमें इस्लाम धर्म के बारे में जानना होगा कि इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार होता है। वैश्विक स्तर पर जो है इस्लाम धर्म का परिचय किसने कराया, और इसी क्रम में भारत में इस्लाम का प्रवेश किस प्रकार होता है। तो भारत में जो है इस्लाम का जो प्रवेश है, वे जो है कि भारत में अरब आक्रमण और भारत में तुर्की आक्रमण के द्वारा इस्लाम का भारत में प्रवेश होता है। अब आपको प्रारंभ में पता होगा कि शुरुआत में भारत में जब इस्लाम का प्रवेश हुआ, जो भी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं, तो उस समय तक भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती थी। यानी यहाँ धन संपदा का बहुत सारा आपको जो है कि इतिहास में वर्णन मिलेगा। सोने, चांदी, जेवरात यहाँ भरपूर मात्रा में भारत में थी। तो कहीं ना कहीं ये जो वैश्विक जो स्तर पर जितने भी आक्रमणकारी और जो भी शासक थे, तो उनका ध्यान केंद्रित भारत की तरफ होते चले आया। तो इसी क्रम में क्या होता है कि कई सारे आक्रमणकारी जो हैं कि भारत में आते हैं। भारत में अरब आक्रमण भी आते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है कि भारत में सफल आक्रमण करता है। हालांकि उससे पहले भी कई शासक आए, परंतु उन्हें पराजित करके मार दिया जाता है। परंतु मोहम्मद बिन कासिम जब आता है तो वो एक अरब आक्रमणकारी होता है, तो वो आक्रमण करके सफल हो जाता है। और वो जो है कि सिंध के राजा जो दाहिर था, उसके साथ उसका संघर्ष होता है। तो फिर उसने जो है कि उसको पराजित करने के बाद यहीं पर जो है कि धन संपत्ति को लूटना प्रारंभ करता है। तो अरब आक्रमण से आपको पता चल गया कि किस तरीके से जो है कि इस्लाम का प्रवेश होता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो तुर्की आक्रमण भी होता है भारत में। अब यहाँ पे क्या है कि महमूद गजनवी जो है कि भारत पर 17 बार जो है कि आक्रमण करता है। यानी आरंभिक जितने भी आक्रमणकारी थे, उनका मेन उद्देश्य ही यही था कि धन को, संपत्ति को लूटना और उसे अपने देश ले जाना, और साथ ही साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसी क्रम में मोहम्मद गोरी भी आता है। अब आते हैं आगे हम जो है कि भारतीय शासकों, यानी जब इस्लाम धर्म का प्रवेश और भारत में अरब और तुर्की आक्रमण हो रहे थे, तो भारत में उस समय कौन कौन से शासक थे। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो उत्तर भारत में चौहान शासक, वहीं पे परमार शासक, प्रतिहार,
सोलंकी, चंदेल, ये उत्तर भारत में ये शासक विद्यमान थे। और वहीं पे दक्कन की जब बात करते हैं तो दक्कन में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट वंश के शासक शासन कर रहे थे। और दक्षिण में चेर, पांड्य और चोल नामक शासक शासन कर रहे थे। अब आते हैं दोस्तों उत्तर मध्यकाल के बारे में कौन कौन से हमको टॉपिक पढ़ने हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो है कि सल्तनत काल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। मैंने यहाँ पे एडी लिखा है और बीडी का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। एडी मैंने एनो डोमिनी और बीसी मैंने बिफोर क्राइस्ट, यानी एडी को हम ईस्वी बोलते हैं और बीसी मैंने ईसा पूर्व। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये सारी घटनाएं जो है ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1206 से 1526 के बीच में घटित हुई है। इसी को ही हम सल्तनत काल बोलते हैं। अब ये सल्तनत काल का जो शासन है वो कितने वर्षों तक रहा, तो ये आपको पता है कि 320 वर्षों का शासन काल जो है वो सल्तनत काल का दौर था। और इस दौर में 320 वर्षों के दौर में कौन कौन से वंश जो है कि भारत में विद्यमान रहे, आइए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब सर्वप्रथम पहले क्या है कि गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश का जो शासन पीरियड है वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक है। फिर खिलजी वंश, खिलजी वंश में 1290 से लेकर 1320। फिर तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश, सैयद वंश का टाइम पीरियड है 1414 से 1451। फिर लास्ट में जो है सल्तनत काल का अंतिम वंश 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे लंबा शासनकाल किसका रहता है और सबसे छोटा शासनकाल किसका रहता है। तो इसमें देखेंगे कि गुलाम वंश का जो शासनकाल है मैंने वो 54 वर्षों तक शासन करते हैं। खिलजी वंश 30 वर्षों तक शासन करते हैं। सबसे छोटा शासनकाल खिलजियों का रहता है। और फिर तुगलक वंश जो है यहाँ पे 94 वर्षों का शासनकाल देखने को मिलता है, जो सबसे लंबा शासनकाल मिलता है। वहीं पे सैयद वंश जो है वो यहाँ पे 37 वर्षों का शासनकाल आपको देखने को मिलेगा। और फिर वहीं पे लोदी वंश का जो है 75 वर्षों का शासनकाल देखने को मिलता है। यानी सबसे लंबा शासनकाल अगर हम देखें तो यहाँ पे तुगलक वंश का सबसे लंबा शासनकाल था। तो अब आपको पता भी होगा कि जिसको जितना अगर समय भी मिलेगा तो वो जो है कि भारत में जो भी मुगल सल्तनत काल के दौरान में कई सारे जो है कि वो बदलाव करेगा, चेंजेस लाएगा। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस और बदलाव आपको तुगलक वंश में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी भी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी को भी माना जाता है। तो हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पढ़ेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि इस क्रम को हम याद कैसे करें। कभी कभी होता क्या है कि हम कभी इनके वंशों का सही क्रम लगाना भूल जाते हैं या इसके सन को भी भूल जाते हैं। तो उसको किस तरीके से याद करें कि ताकि हम लंबे समय तक जो है कि इन चीज़ों को अस्थायी रूप से अपने मस्तिष्क में रख सकें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि याद कैसे करना है। कुछ ऐसे तरीके हैं या ट्रिक्स हैं जो कि फॉलो किया जाता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब आप निरंतर जो है कि प्रैक्टिस और प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपको ट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रारंभ में क्या होता है कि कुछ निमोनिक्स बनाकर अगर आप चीज़ों को याद करते हो तो वो क्या होते हैं निमोनिक्स की, कोई भी जब कठिन चीज़ें होती हैं तो उनको सरल रूप से याद करने में आसान होता है। तो आइए जो है कि इसी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लें कि हमको सल्तनत काल को पढ़ाना है, तो एक इसका तरीका क्या है, ट्रिक है कि गुल खिला तो सूंघ लो, या तो गुल खिला तो सांस लो, कुछ भी हम यहाँ पे निमोनिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला हो जाएगा गुल से माने गुलाम वंश, खिला माने या खिलजी वंश, तु से हो गया तुगलक वंश, स से हो गया सैयद वंश और ल से हो गया लोदी वंश।
आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब सबसे पहले हम जो है कि इसके अब शासन काल को भी याद कर लेते हैं। देखिए इसको बड़ा ही आसानी तरीके से याद किया जा सकता है। सबसे पहले जो है कि गुलाम वंश जो है 1206 से लेके 1320 एडी के मध्य में है। तो आप करिए क्या कि आप सबको मत याद करिए, आप इसको सिर्फ पहले वाले को याद करिए। गुलाम वंश 1306 से लेके 1206 से लेके 1290 ईस्वी के बीच में है गुलाम वंश। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको सिर्फ ये लास्ट वाला याद करना है। जैसे खिलजी वंश का 1320, तुगलक वंश का 1414 और फिर सैयद वंश का 1451, फिर लोदी वंश का 1526। सिर्फ आपको इसको लास्ट को याद करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी देखिए समझ में आ जाएगा। क्योंकि गुलाम वंश का अगर आप देखोगे तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के बीच में जो है कि गुलाम वंश का शासनकाल देखने को मिलता है। अब जैसे ही गुलाम वंश का शासनकाल 1290 में खत्म हो रहा है, वहीं खिलजी वंश का जो है 1290 में प्रारंभ हो रहा है। और फिर वहीं पे जो खिलजी वंश का 1320 में जो खत्म हो रहा है, तो वहीं पे 1320 में तुगलक वंश का प्रारंभ हो रहा है। सही, जो तुगलक वंश का 1414 में शासनकाल खत्म माने वंश खत्म हो रहा है, वहीं पे सैयद वंश का प्रारंभ 1414 में प्रारंभ हो रहा है। जहाँ 1451 में सैयद वंश का खात्मा हो रहा है, वहीं पे लोदी वंश का जो है 1451 में प्रारंभ हो रहा है। तो आप इस तरीके से क्या करिए कि आप इसको याद ही नहीं करिए, इसके आगे वाला सिर्फ आपको याद क्या करना है, आप ये याद कर लीजिए और फिर इसको याद कर लीजिए। अगर आप इसको याद कर लेते हो और इसको, तो बाकी आपका तो चीज़ें आसान हो जाएगी। बस यही जो इसका जो गुलाम वंश का जो लास्ट वाला है, इसको आगे उठा के रख दीजिए। फिर खिलजी वंश का लास्ट वाला जो शासनकाल का जो टाइम पीरियड है, इस समय पीरियड को तुगलक वंश के आगे रख दीजिए। फिर 1414। तो ऐसे क्या होगा दोस्तों कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप इसको भूल भी गए हैं तो बस केवल पीछे का अगर आपको याद है, तो आप इस तरीके से जो है कि इस चीज़ों को निकाल सकते हैं और बड़े ही आसानी से आप जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे। तो अगर एक बार इसको अच्छे से याद कर लिया तो आइए मेरे साथ भी इसको दोहराइए, अभी तुरंत फटाक से याद हो जाता है। जैसे सबसे पहले क्या है कि सल्तनत काल का शासन वंश जो है उसको याद कर ले। जैसे गुल खिला तो सांस लो या सूंघ लो, तो सबसे पहले आएंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। उसके बाद जो है कि इनके शासन काल का पीरियड याद कर लेते हैं। जैसे 1206 से लेकर 1290, 1290 से लेकर 1320, 1320 से 1414, 1414 के बाद 1400 जो आपका है कि 51, और 51 के बाद क्या हो जाएगा 1526। सिर्फ आपको इसको लास्ट वाला को याद करना है, बाकी ये जो आपका याद हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये याद नहीं भी हो रहा है, तो आप इसको टुकड़ों में बांट के याद कर लीजिए। जैसे सबसे पहले दो को उठाइए, जैसे सबसे पहले गुलाम वंश और खिलजी वंश को याद कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, फिर दो का पेयर बनाइए, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश को। इस तरीके से भी आप जो है कि पढ़ सकते हो। और उसी तरह से शासन काल को भी, जैसे मान लें कि पहले मैं दो याद कर लूँ। जैसे गुलाम वंश का क्या शासन पीरियड है, तो 1206 से लेकर 1290। फिर उसके बाद खिलजी वंश का क्या है, तो 1290 से लेकर 1320। फिर उसके बाद जो है कि तुगलक वंश आते हैं, तो तुगलक वंश का क्या शासन पीरियड है, तो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। फिर उसके बाद सैयद वंश आते हैं, तो 1414 से लेके 1451। फिर लोदी वंश आते हैं, तो लोदी वंश का शासन काल क्या है, 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। तो इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनते हैं, या तो एक तरफ आपको शासन काल दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो है शासन काल, और दूसरी तरफ राजवंशों के नाम या सल्तनत काल के जो शासक है उसके जो है कि क्रम सजाने को भी आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद कर लीजिए। अब आगे आते हैं दोस्तों, भारतीय शासक और भक्ति एवं सूफी आंदोलन को भी जो है कि 12वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य पढ़ना है। आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब जो है कि भारतीय शासकों के बारे में जान लेते हैं।
कि 12वीं से लेके 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में कौन कौन से भारत में शासक रूल कर रहे थे, उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। अब देखिए, भारतीय शासकों में जो दक्कन में क्या था कि इसी समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के कौन कौन से संस्थापक हैं, इनके बारे में पढ़ना है। फिर वहीं हमें दक्षिण में कौन कौन से जो है कि शासन कर रहे थे, उनके बारे में भी जानना है। जैसे चेर प्रांत में और देवगिरी में, वारंगल, द्वार समुद्र में कौन कौन से शासक विद्यमान थे। और यहाँ से दोस्तों क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें जो है कि भारतीय प्रांतों के बारे में और एक तरफ जो है कि शासकों के बारे में आपसे क्रम से पूछ लिया जाता है कि इसका सही क्रम बताइए। और आप यकीन मानिए, जब हम इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारतीय शासकों को भी बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही उसको बारीकी से पढ़ा जाएगा, ताकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी परेशानी नहीं होगी, हम बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। और उसके बाद जो है कि हमें मराठा साम्राज्य भी पढ़ना है कि किस तरीके से शिवाजी का औरंगजेब के साथ संघर्ष होता है। इसके बारे में भी हमको 12वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में पढ़ना है। और आगे चलकर किस तरीके से जितने पेशवाएँ होते हैं, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनके साथ किस तरीके से संबंध स्थापित होता है, क्या संघर्ष होते हैं, उसको भी हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों, क्या अब जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में जो भारतीय शासक थे, तो वहाँ पे उत्तर भारत में भी मैंने डिस्कशन किया था कि कुछ जो है कि भारतीय शासक थे। तो क्या अब जो है कि 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य में क्या उत्तर भारत में कोई शासन वंश नहीं देखने को मिलता है क्या? तो मैं बता दूं आपको कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में मोहम्मद गोरी जो है, वो जो है कि भारत पर आक्रमण करता है। और यहाँ पे जो है कि उत्तर भारत में उस समय चौहान वंश का शासन था, जिसमें से आप जानते हैं कि चौहान वंश के शासक का नाम जो था कि पृथ्वीराज चौहान था, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौड़ा के नाम से जानते हैं। तो वो जो है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है 1192 में चौहान वंश के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, वो जो है कि मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाते हैं। तो इस क्रम में क्या है कि इनका जो है कि 1192 में ही जब ये ख़त्म हो जाते हैं, तो ये राजवंश ही पूरा समाप्त हो जाता है। तो आपको जो है कि 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर भारत में सिर्फ जो है सल्तनत काल के ही शासकों का बोलबाला आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर भारत के जितने भी सीमा प्रांत क्षेत्र थे, उनमें सल्तनत काल का पूरा कंट्रोल हो चुका था, और वो जो है कि अपना शासन कर रहे थे। और जो है कि अपने शासन को और अपने क्षेत्रीय सीमा को बढ़ाने के लिए वे जो है दक्षिण में भी देखेंगे आप, तो दक्षिण का अभियान होगा, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। तो हमें यहाँ पे इसको पढ़ना है। और उत्तर भारत में जो है कि कोई भी 12वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर भारत में कोई भी राजपूत शासक देखने को नहीं मिलता है। और अन्य भी जो भी अगर शासक रहेंगे तो वो इतने प्रतापी नहीं होंगे कि सल्तनत काल के जितने भी शासक थे उनके साथ विद्रोह कर सकें। तो वे कहीं ना कहीं जो है कि सल्तनत काल के जो शासक थे, या तो उससे संधि कर लिए होंगे या तो उनके अधीन रह के शासन कर रहे होंगे। तो आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन। अब 12वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में क्या था दोस्तों कि समाज में, भारतीय समाज में कई सारी जो है कि आडंबर, कुरीतियाँ और रूढ़िवादी विचारधारा जो है कि फैल चुकी थी। अब जो है कि उसी को समाप्त करने के लिए या उसको दूर करने के लिए जो है भारत में हिंदू धर्म द्वारा जो है भक्ति आंदोलन चलाया जाता है। और इस्लाम धर्म के द्वारा जो है भारत में जो भी आपको संत मिलेंगे या धर्मगुरु मिलेंगे या जो महापुरुष होंगे हिंदू धर्म में या फिर इस्लाम धर्म में, तो ये जो है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन चलाया जाता है। तो यहाँ से आप समझ गए कि हिंदू धर्म द्वारा जो भक्ति आंदोलन और इस्लाम धर्म द्वारा सूफी आंदोलन, इसलिए यहाँ पे इसे भक्ति आंदोलन
और सूफी आंदोलन दोनों को अलग तरीके से हमें पढ़ना है, लेकिन 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य में ही इसको पढ़ना है। अब आइए दोस्तों आगे चर्चा कर लेते हैं कि भारत में जो है कि मुगल वंश और उत्तर मुगल वंश के बारे में, और किस तरीके से जो है कि हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगलों के पतन के बारे में भी पढ़ना है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अब मुगल वंश और उत्तर मुगल वंश के पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब जो है कि मुगल वंश का संस्थापक जो है वो बाबर को माना जाता है। अब जो है सल्तनत काल का जो अंतिम शासक है लोदी वंश, लोदी वंश का जो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ संघर्ष होता है। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में होता है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है पराजित होता है और मारा जाता है, और बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना प्रारंभ करता है। आइए अब इसके शासनकाल को देख लेते हैं। तो मुगल वंश का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेके 1707 ईडी तक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, अब आइए देख लेते हैं। मुगल वंश में सबसे पहले बाबर के बारे में जान लेना है, जिसका टाइम पीरियड है 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक। फिर हुमायूं देखिए 2 बार जो है कि भारत में शासन करता है, 2 रूपों में। अब देखिए पहला तो है कि 1530 से लेके 1540 10 वर्ष तक शासन करता है। फिर 1555 से लेके 1556 ईस्वी 1 वर्ष तक शासन करता है। अब इसमें जो है कि 1540 से 55 के बीच का समय काल क्या होता है कि इसमें शेर शाह सूरी जो है सूर वंश की स्थापना करता है, और हुमायूं और शेर शाह के बीच में संघर्ष होता है। इस संघर्ष में जो है कि हुमायूं पराजित होता है, और इसे जो है कि भारत के जो उत्तर पूर्वी इलाका है वहाँ से जो है कि इसे भारत के नियंत्रण सीमा क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है, और वहाँ पे जो है कि उसे शरण लेनी पड़ती है हुमायूं को। और यहाँ पे जो है कि शेर शाह सूरी जो है पूरे उत्तर भारत में जो है कि अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करता है और अपने राजनीतिक शक्ति बढ़ाता है, और कई सारे सुधार भी करता है, कई सारे बदलाव होते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1540 से लेके 1555 ईस्वी के बीच में सूरवंश। और शेर शाह सूरी जो है मात्र 5 वर्ष का शासन करता है, जैसे कि 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक। तो यही जो है कि दोस्तों बीच का जो क्रम है जो 15 वर्षों का, इसमें सूरवंश का शासन चलता है। उसके बाद जब सूरवंश की समाप्ति होती है तो फिर जो है कि हुमायूं जो है भारत में प्रवेश करता है और 1555 से लेके 1526 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आ जाते हैं अकबर। अकबर के बारे में पढ़ना है। अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। फिर उसके बाद जहांगीर, जिसका टाइम पीरियड है 1605 से लेके 1627। फिर आते हैं शाहजहां, जिसका टाइम पीरियड है 1627 से लेके 1658। फिर औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, जिसका टाइम पीरियड है 1658 से लेके 1707 ईडी तक। अब इसमें दोस्तों क्या है कि ठीक उसी तरीके से जो मैंने पिछले बताया था सल्तनत काल में कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे मुगल वंश के जो है कि क्रोनोलॉजी आपको सजाने के लिए दे दिया जाएगा कि सबसे पहले बताए कि कौन सा जो है कि मुगल वंश का शासक था। जैसे बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। फिर उसके बाद जो है कभी कभी आपको क्या करेगा कि दूसरे तरफ जो है कि उसके शासन काल को भी पूछ लेता है। जैसे मान ली पूछ लेगा कि बाबर का शासन काल कितने वर्षों तक का, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के देखोगे तो यहाँ से भरपूर मात्रा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि स्टेट लेवल पे जाएंगे तो क्रोनोलॉजी सजाने को पूछ देगा, या वनडे एग्जाम में जाएंगे तो आपको जैसे हुमायूं का शासनकाल सिर्फ वन लाइनर पूछेगा, या फिर पूछ देगा कि अकबर का शासनकाल कितने वर्षों तक का था, तो यहाँ तक आपसे ऐसे पूछ देगा। अब जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किस तरीके से जो है कि इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का शासन किया था जैसे बाबर ने, तो आप इसमें से घटा के बता देंगे कि हाँ इन्होंने जो है कि 1526
26 से फिर 27, 28, 29 दिन, यानी 4 वर्षों का शासनकाल बाबर को मिलता है। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बीच में हम भूल जाते हैं कि किसके बाद कौन सा शासन। और मैं आपको बता दूं कि मुगल वंश क्या था कि यहाँ पे जो है वंशावली का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बाबर के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी आएंगे वो समझ लिए कि बाबर के ही वंशज थे। यानी बाबर का पुत्र जो है या बेटा जो बोल देंगे तो हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे वंशावली का जो है कि आपको मध्यकालीन इतिहास में दिखाई देने को पड़ता है। अब आइए दोस्तों इसके समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको याद करना है। इसको भी जो है कि आप टुकड़ों टुकड़ों में याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बाबर और हुमायूं को याद कर लीजिए, 2 को याद कर लीजिए, फिर अकबर और जहांगीर को याद कर लीजिए, और फिर उसके बाद जो है औरंगजेब को याद कर लीजिए। तो अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि हम 2 तो याद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें यहाँ जहाँ दिया है और यहाँ पे भी जहाँ दिया है तो हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले अकबर के बाद कौन आया था, शाहजहां आया था या जहांगीर आया। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। देखिए अकबर के दरबार में एक अनारकली नाम की नृत्यांगना रहती थी, यानी डांसर थी, डांस करती थी। तो उसी का उससे जो है कि अकबर के बेटे जिसका बचपन का नाम सलीम था और जब वो बड़ा होता है तो एडल्ट होता है तो उसका नाम जहांगीर रख पड़ता है। तो यहाँ पे जब शासक बनता है तो जहांगीर नाम से जाना जाता है। तो अकबर का जो पुत्र है जहांगीर, वो क्या होता है कि अनारकली के प्रेम में क्या होता है, गिर जाता है। तो अब यहाँ से निमोनिक्स बना लिए हैं। तो जहांगीर अनारकली के प्रेम में गिर जाता है तो सबसे पहले कौन आएगा, जहांगीर आएगा, उसके बाद शाहजहां आएगा। या तो इसका दूसरा तरीका ये याद करने का है कि सबसे पहले जहां, जहां का मतलब होता है संसार, तो संसार का पहले निर्माण हुआ होगा, उसके बाद ही कोई व्यक्ति यहाँ पे आया होगा, माने मानव सभ्यता का उत्पत्ति हुई होगी, मनुष्य का उदय हुआ होगा, मानव का। तो सबसे पहले जहाँ, फिर उसके बाद व्यक्ति का उदय हुआ होगा। तो यहाँ जहाँ पहले आएगा, फिर शाहजहां बाद में आएगा। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप हैं। तो मुगल वंश खत्म हो गया दोस्तों। अब आते हैं उत्तर मुगल वंश के बारे में याद कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको पढ़ना है। अब जैसे ही देखेंगे दोस्तों कि औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक के रूप में देखा जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक। अब ये क्या होता है कि 1707 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तो धीरे धीरे जो उत्तर मुगल वंश के जो शासक हैं वहाँ से जो है कि मुगल वंश की नींव जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और कोई ऐसा प्रतापी शासक नहीं था जो कि यूरोपीय कंपनियों या अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध कर सके। आप देखोगे कि इसी क्रम में ही जहांगीर के समय तक ही जो कि कई सारी जो है व्यापारिक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां का भी भारत में आगमन शुरू हो जाता है। और उत्तर मुगल काल तक जो है कि जितने भी शासक आपको देख रहे हैं, तो यहाँ तक जो है कि आपको बहादुर शाह जफर तक यूरोपीय कंपनियों में विशेषकर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह जो है कि धीरे धीरे मसालों का व्यापार करते करते राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगती है और राजनीतिक पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर देती है औरंगजेब के मृत्यु के बाद। अब यहीं पे देखेंगे दोस्तों, तो उत्तर मुगल काल में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वे है बहादुर शाह। और इसी बहादुर शाह को बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 1707 से लेके 1712 ईस्वी तक। फिर आते हैं जहांदार शाह। अब जहांदार शाह का जो शासन पीरियड है वो 1712 से लेके 1713 एडी तक। फिर उसके बाद है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का टाइम पीरियड है 1713 से लेके 1719 ईस्वी तक। अब यहाँ पे आप देखोगे रफ़ी उत दर्जात, या फिर इसी दर्जात को दर्जत भी बोलते हैं हम, या रफ़ी उत दौला बोल दीजिए या दौलत। आपको अगर क्वेश्चन में अगर दर्जत दिखे या दौला दिखे तो ये
सिमिलर नाम है, रफ़ी उत दौलत दे देगा या रफ़ी उत दौला या रफ़ी उत दर्जात या रफ़ी उत दर्जात, इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। फिर नेफिसुयार है, फिर उसके बाद जो है कि शाहजहाँ है। अब ये जो शाहजहाँ है, ये शाहजहाँ द्वितीय है। इसका शासन पीरियड जो आपको देखने को मिलेगा वो 1719 ईस्वी तक, यानी 1719 में एक ही वर्ष में आप कई सारे शासकों को बनते हुए देखेंगे कि यहाँ ने कई सारे शासकों ने जो है कि 3 महीने तक जो कि शासन किया, किसी ने 4, किसी ने 5, इसी तरीके से एक वर्ष के भीतर में 4 शासक आपको बनते हुए दिखाई देंगे। फिर आता है मोहम्मद शाह। इसी मोहम्मद शाह को जो है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से हम भी जानते हैं। इसका शासन पीरियड है 1719 से लेकर 1748 AD तक। फिर अहमद शाह आता है। फिर अहमद शाह का जो टाइम पीरियड है 1748 से लेके 1749 AD तक। फिर वहीं पे जो है कि इधर आएंगे तो अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड है 1754 से लेके 1759 ईस्वी तक। फिर शाहजहाँ तृतीय आता है 1759 AD तक, एक वर्ष का शासनकाल। फिर शाह आलम द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड है 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक। फिर अकबर द्वितीय 1806 से लेके 1837 ईस्वी तक। उसके बाद जो है मुगल वंश का अंतिम शासक जो है बहादुर शाह द्वितीय, या जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, इसका टाइम पीरियड है 1737 से लेके 1857 AD तक। अब 1757 की आपको पता है कि भारत में क्रांति होती है, जिसे हम महासंग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों द्वारा इन्हीं बहादुर शाह जफर को जो है कि रंगून बर्मा में भेज दिया जाता है। इनको 1757 में क्रांति होता है और 1758 में बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून बर्मा में भेज दिया जाता है। आज इस बर्मा को आधुनिक नाम म्यांमार से जानते हैं। तो जो कि उस समय बर्मा की राजधानी रंगून हुआ करती थी, और वहीं पे जो बहादुर शाह जफर का 1858 में मृत्यु हो जाता है। इस तरीके से मुगल वंश का पतन हो जाता है। उसके बाद आपको पता है कि 1858 के बाद जो है कि ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो जाता है। तो उसको हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि इसको भी याद करने में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इतने सारे शासक उत्तर मुगल काल में, इसको किस तरीके से याद करें। तो इसके भी कुछ याद करने के तरीके हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि आप शासनकाल को छोड़ो, शासनकाल को आप बाद में, पहले शासकों के नाम याद करिए। किस तरीके से याद करना मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे पहले प्रारंभ के दो शासक हैं, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे भी शाह लिखा हुआ है और यहाँ पे भी शाह लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप पकड़ लेंगे कि बहादुर शाह, जहांदार शाह। उसके बाद है फर्रुखसियर, और जिसका शासन पीरियड 1713 से लेकर 1719। तो इसको आप अलग से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है इन चारों को एक साथ याद कर लीजिए। अब इसको भी याद करने का सिंपल सा तरीका है कि देखिए, या तो इसके प्रारंभ में रफ़ी, यहाँ पे भी रफ़ी लिखा हुआ है, इस तरीके से याद कर लीजिए कि रफ़ी उत दर्जात, रफ़ी उत दौला, 2 क्रम साथ में आएंगे। फिर वहीं पे नेफिसुयार और फिर शाहजहाँ द्वितीय, इसको ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए यही जो शाहजहाँ है, तो इस ऐसा नहीं है कि पहले हमने जो पढ़ा हुआ है शाहजहाँ, यही शाहजहाँ उठ के यहाँ चला है, ऐसा नहीं है। ये शाहजहाँ की मृत्यु शासनकाल जो है कि 1658 तक ही समाप्त हो जाता है। और ये शाहजहाँ द्वितीय जो है, ये दूसरा व्यक्ति है जिसका शासनकाल है 1719 AD तक। और फिर उसके बाद जो है दो को याद कर लीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़िए। 2 याद हो रहे हैं तो 2 ही याद करिए प्रारंभ में। अब जैसे मोहम्मद शाह देखेंगे तो यहाँ पे भी शाह लगा हुआ है, यहाँ पे भी शाह है। तो इसको इस तरीके से याद कर लीजिए कि मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह। मोहम्मद शाह को जो है कि इसे रंगीला के नाम से भी जानते हैं, रंगीला शासक। बहुत ही मज़ेदार इसका व्यक्तित्व है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे अहमद शाह। उसके बाद है, इसके बाद के जो भी शासक आएंगे आप देखेंगे तो वो हमेशा द्वितीय द्वितीय करके इनके पीछे लगा होगा। अब जैसे आलमगीर द्वितीय,
फिर शाहजहां तृतीय। अब ये शाहजहां तृतीय जो है कि शाहजहां फर्स्ट, या आप इसको शाहजहां बोलेंगे, शाहजहां द्वितीय ये अलग व्यक्ति है, और यहाँ पे ये जो शाहजहां है तृतीय ये अलग व्यक्ति है, जिसका टाइम पीरियड है 1759 ईस्वी। अब यहाँ पे शाह आलम द्वितीय है। अब जो है कि इसके बाद जो है अकबर द्वितीय, और यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अब इसको भी याद करने का तरीका क्या है कि आप इसको इस तरीके से करिए, आशा निमोनिक्स बनाइए, आशा अब, आशा अब। आशा है कि अब जो है कि हमारी तैयारी बेहतर होगी और हम इस बार जो है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ निमोनिक्स बना लीजिए कि आशा, तो आशा से आ से हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, आशा से हो जाएगा शाहजहां तृतीय, और फिर यहाँ से भी हो सकता है कि शाह आलम द्वितीय, इसको भी आशा में समझ लीजिए कि दो शाह जा रहे हैं, तो आशा आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब उसके बाद है अब से हो जाएगा अकबर द्वितीय, ब से हो जाएगा बहादुर शाह जफर। इसको भी आप इस तरीके से दो दो पार्ट में पेयर बना के याद कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये आपको जो पॉइंट्स है वो अच्छे से क्लियर होते चल रहे होंगे, और बहुत ही आसान है। आप प्रारंभ में सबको समस्याएं होती हैं, लेकिन शुरुआत अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस अगर अच्छे से मिल जाए कि किस तरीके से याद करना है, कैसे जो है कि उसको लिख कर याद करें या बोल के याद करें, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना है एकदम आसान भाषा में, और जल्दीबाजी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिए, उसी तरह देखिए यहाँ पे भी जो है कि क्रम से सजाने को आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कौन से शासक किस तरीके से। और इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखिए बहादुर शाह को पढ़ना है, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख सियर का जो है कि क्या ऐतिहासिक महत्व है, फिर यहाँ से आ जाएंगे मोहम्मद शाह रंगीला जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट है, फिर यहाँ पे आप आएंगे बहादुर शाह जफर के बारे में आपको पढ़ना है। हम हालांकि सभी को एक एक क्रम से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने ट्रिक लगाए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा जो है कि 2 मिनट में रिवाइज कर लेते कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, खास करके सल्तनत काल के जो शासक हैं और मुगल काल के जो शासक हैं उनको थोड़ा सा एक बार जो है कि हम रिवाइज कर लेते हैं। आइए, याद कैसे करना है, एक तरफ बस सिर्फ आपको शासक का पहले नाम लिख लीजिए और फिर उसके बाद उसके शासन काल को लिखेंगे। सबसे पहले हम सल्तनत काल को प्रारंभ करते हैं, जैसे जिसमें पहला है, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और फिर लोदी। यह है कि गुल खिला तो सूंघ लो या सांस लो, इस तरीके से हमने इसको पढ़ा है। और फिर इसका शासन काल हम देखेंगे तो 1206 से लेके 1290। अब यहाँ 90 के बाद क्या हो जाएगा, बस लास्ट का याद रखिए, 1320, 1414, 1451, फिर 1526। बस आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। अगर आप इतना याद कर लिए तो एग्जाम में अगर आएगा भी तो आप बस केवल मान लीजिए कि आपसे तुगलक वंश के बारे में पूछ लिया कि तुगलक वंश का शासन काल कितने
समय के बीच रहा है। तो अब बस आप क्या करिए, 1414 उससे पहले देखेंगे कि हाँ 1320 इसके ऊपर, बस यहाँ पे 1320 आप लिख दीजिएगा, तो ये आपको याद करना पड़ जाएगा। याद करना नहीं पड़ेगा, बस आपको एकदम सरल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका जो डिजिट नंबर जो दिया हुआ है 1320 है, 1320 से 1414 के बीच में तुगलक वंश का शासन पीरियड है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बस केवल एक दो बार अपने से लिखेंगे ना दोस्तों, तो ये पूरा याद हो जाएगा। उसी तरह जो है कि देखिए मुगल वंश के बारे में पढ़ना है, तो मुगल वंश में भी जो है कि सबसे पहले बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। उसके बाद जो है कि इनके लास्ट को बस केवल आप याद कर लीजिए कि किस तरीके से है। जैसे यहाँ पे मैं इसको भी आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बाबर है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब। इसका शासन पीरियड क्या है, 1526 से लेके 1530। अब सिर्फ लास्ट का लिखेंगे हम लोग। जैसे 1530 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो आएंगे। एक तो हो जाएगा 1540 और फिर 1556, 55 से 56, और यहाँ 1530 से 40। उसके बाद अकबर का आ जाएगा। अकबर का क्या है, तो 1556 से 1605। अब 1605 के बाद क्या आ जाएगा, 1627, 1658 और फिर औरंगजेब का 1707। सिर्फ आप इसके लास्ट को सिर्फ याद कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको याद कर लीजिए। और उसी तरह जो है कि हमने शेर शाह सूरी के बारे में भी जाना है। तो सूरी वंश, तो सूरी वंश का शासनकाल कितना है, 1540 से लेके 1555, जिसमें से शेर शाह सूरी का क्या था, शेर शाह सूरी का था 1540 से लेके 1545। बस आप 2-3 बार अगर आप इसको याद करते हो ना इस तरीके से लिख कर, तो ये अच्छे से पूरे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये जो है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगर इस मध्यकालीन भारत के इतिहास से इस वीडियो से अगर आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन बन रहा होगा दिमाग में, या कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ज़रूर इसको कमेंट में लिखिएगा, हम और भी बेहतर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।